Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आपका रेडियंट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमारी इंग्लिश की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन किया था। इंग्लिश का इंट्रोडक्शन में हमने साउंड से लेके अल्फाबेट, साउंड, उसके लेटर्स, वर्ड्स, ये सारों को डिटेल में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या स्टेप्स आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में जो जो पॉइंट्स आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो रिवीजन करने के लिए याद कीजिए, हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले साउंड थी। तो सबसे पहला स्टेप हमने देखा कि इंग्लिश में साउंड होती है, लैंग्वेज को सीखने के लिए साउंड चाहिए, और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल्स के रूप में, याद कीजिए क्या किया था, अल्फाबेट। और अल्फाबेट के बाद अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स के बारे में जाना। फिर लेटर से, लेटर्स का जो बड़ा यूनिट होता है, तो लेटर का जो बड़ा यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं वर्ड। तो वर्ड यानी साउंड, साउंड से बनता है अल्फाबेट, अल्फाबेट्स के अंदर लेटर्स होते हैं जो कि 26 होते हैं, और उसके बाद होता है वर्ड। तो ये सभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि हमने लेटर्स के बाद जो वर्ड पढ़े थे वो कितने तरह के थे। तो आपने वो वर्ड्स पढ़े थे, तो वर्ड्स लगभग 9 तरह के आपने पढ़े होंगे। पहला नाउन था, फिर प्रोनाउन था, फिर एडजेक्टिव पढ़ा, फिर आपने प्रोनाउन पढ़ा। इस तरह के अब अलग अलग आपने वर्ड्स पढ़े थे। तो अब देखिए, इन वर्ड्स को मैं क्विक रिवीजन कराने के लिए सब वर्ड्स के नाम फिर से लिख देता हूं। इन वर्ड्स को हम एक और नाम देते हैं जिनको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। हम इसको क्या बोल देते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसको बोला जाता है। तो वर्ड्स को हम सभी को बोल देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इन पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं। जो सबसे पहला वर्ड होता है जिसको बोला जाता है नाउन। फिर नाउन से नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनाया जाता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। याद रहे, इसमें डी साइलेंट होता है, तो हमें प्रोनाउंस करना होता है इसको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं इसको। फिर देन हमने देखा कि इसके बाद जो वर्ड होता है उसको बोल दिया जाता है वर्ब। वर्ब से नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब। तो ये 5 वर्ड्स हो गए। फिर कुछ और वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आपने देखा होगा, हमने पढ़ा कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स। देन एक होता है जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। एक क्या होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन इमोशन को दिखाते हैं, जैसे कि अल्लास हो गया, ब्रावो हो गया, हुर्रो हो गया। ऐसे ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो देखिए, ये 9 वर्ड्स हैं। ये 9 के 9 वर्ड्स को ही हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स दिए जाते हैं, उन सभी वर्ड्स को मैंने डिटेल में आपको लास्ट क्लास में समझाया था, और यही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस होता है। हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था, लेकिन आगे की क्लासेस में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इनको डिटेल में इनके फंक्शंस को जानेंगे, और एग्जाम स्टाइल में जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड की सारी कैटेगरी बन गई है। अब क्योंकि आप वर्ड्स को जान चुके हो, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि अगर आपको वर्ड आ जाए तो क्या आपको लगता है कि वर्ड के बाद आप लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाएंगे? डेफिनेटली है। अभी भी आप लैंग्वेज में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर पाओगे। देखो, अब वर्ड आया तो वर्ड से थोड़ा बड़ा यूनिट चाहिए हमें। तो वर्ड से बड़ी यूनिट चाहिए, और आप समझिए कि वर्ड से जो बड़ी यूनिट बताई गई है, तो वर्ड से मिलकर के एक नया लेवल तैयार होता है जिसको बोला जाता है फ्रेज। क्या बोला जाता है? फ्रेज। यानी कह सकते हैं कि जो वर्ड का बड़ा ग्रुप होता है
वर्डों का समूह होता है उसको क्या बोल दिया जाता है? फ्रेज बोल दिया जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते थे हम लोग? हिंदी में इसको हम वाक्यांश बोलते थे। ये वाक्यांश होता था, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का हिस्सा होता है ये। तो अगर इसको डेफिनेशन देना हो तो इसका डेफिनेशन देखो क्या क्या दिया जाएगा, हम बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप होता है, मतलब एक से ज्यादा इसमें वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है इसके अंदर, that has some sense, जिसकी थोड़ी बहुत सेंस होती है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सेंस होगा। आप जब भी देखोगे कि कोई फ्रेज यूज की गई है तो ऐसा नहीं होता कि उस फ्रेज का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा बहुत मीनिंग समझ में आ जाता है। यानी किसी का थोड़ा बहुत जो आपको समझ में आएगा तो उसको बोलते हैं फ्रेज यानी वाक्यांश, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसका एग्जांपल देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक वर्ड यूज करता हूं इन, तो आप सभी जान पाएंगे कि इन क्या होता है। तो इन एक प्रीपोजिशन होता है। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं द, तो द क्या है? एक आर्टिकल है। फिर हम यूज कर लेते हैं पार्क, तो फाइनली क्या बन गया है? इन द पार्क। फाइनली क्या बन चुका है? इन द पार्क। तो सोचिए क्या इन द पार्क का प्रॉपर मीनिंग आ रहा है? आप कहेंगे सर यस, मीनिंग तो आ रहा है, हम बोलना चाह रहे हैं पार्क में। ठीक है, इसका मीनिंग आ गया है इन द पार्क यानी पार्क में, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आया है। इसको हम कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। किसी से ऐसा किसी को बोला जाएगा इन द पार्क तो उसको समझ में आएगा कि हाँ पार्क में की बात हो रही है, पर क्या है पार्क में ये तो नहीं समझ में आया है। हाँ, इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए थोड़ा बहुत सेंस है, पर अगर मुझे कंप्लीट सेंस देना है तो मुझे इससे पहले क्या यूज करना होगा? आई एम इन द पार्क। अब देखो पूरा थॉट मेरा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बोलना चाह रहा हूं आई एम इन द पार्क, कि मैं पार्क में हूं। तो ये जो ग्रुप है, एक से ज्यादा वर्ड्स भी है इसके अंदर। एक से ज्यादा वर्ड्स होने के कारण इसको क्या बोला जा सकता है? ये वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही बोला जाता है फ्रेज बोला जाता है, वाक्यांश बोला जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का ये हिस्सा है, इसलिए बोलते हैं पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो ये हुआ हमारा फ्रेज। तो वर्ड से बड़ा ग्रुप क्या मिला हमें? अब फ्रेज मिला। तो फ्रेज के बारे में जानकारी ली। जैसे मैं लिखता हूं इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन। तो देखिए इन माई ओपिनियन, तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है। माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और ओपिनियन क्या होता है? एक नाउन होता है। तो ये सब मिलकर के एक मीनिंग तैयार कर रहे हैं। इस सब मीनिंग को बोला जाएगा इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से। अब सोचिए जरा, मेरे हिसाब से, पर क्या है मेरे हिसाब से? ये तो मैंने क्लियर नहीं किया आपको। इससे पता चलता है कि इसका थोड़ा बहुत मीनिंग तो आ रहा है, पर ये नहीं कह सकते कि पूरा मीनिंग आ रहा है, इसीलिए अधूरा सा मीनिंग है। इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि क्या होता है? फ्रेज। तो इसका डेफिनेशन ध्यान से देखो क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस, थोड़ा बहुत सेंस होगा। सेंस का मतलब होता है मीनिंग। तो थोड़ा बहुत जो मीनिंग आता है, पूरा प्रॉपर मीनिंग ना आए, तो उसको क्या बोला जा सकता है? फ्रेज बोला जा सकता है। और एक सेंटेंस में मैं बता रहा हूं बहुत सारी फ्रेजेस को यूज किया जा सकता है। एक सेंटेंस में कितने भी फ्रेजेस को यूज किया जा सकता है, वो राइटर के लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इन द हार्ट, इन द हार्ट ऑफ a forest lives a saint with beaming face, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब जरा देखिए इसमें कितनी फ्रेजेस यूज की गई है। हालांकि एक पूरा थॉट आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको हम सेंटेंस तो बोल सकते हैं, पर इसके हम अगर देखें कि कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसमें कुछ पार्ट्स दिखाई देंगे। तो इसमें पार्ट्स दिखाई देंगे, तो देखो एक यहां पे इन लगा हुआ है और यहां पे लगा है हार्ट, नाउन।
तो ध्यान देना, जब हमने लास्ट क्लास में प्रेपोजिशन पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था, जहां जहां प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। तो देखो इस प्रेपोजिशन का नाउन क्या है, हार्ट। तो यहां से लेके यहां तक कितनी फ्रेज बन गई, एक फ्रेज। यानी प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलके हमारे लिए क्या बनाता है, फ्रेज बनाता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये। अब देखो एक नया प्रेपोजिशन आया, जैसे ही नया प्रेपोजिशन आया अगले नाउन तक एक और फ्रेज बन जाएगी, यानी इस ऑफ से लेके फॉरेस्ट तक एक और फ्रेज बन गई। तो क्या देखो प्रेपोजिशन कट लगा देता है, जैसे ही नया प्रेपोजिशन आएगा या नई वर्ब आएगी तो उससे अलग फ्रेज बनती रहेगी। यानी इन से लेके हार्ट तक एक फ्रेज, ऑफ से लेके फॉरेस्ट तक दूसरी फ्रेज मिली, अब एक वर्ब आ गई है, लिव्स एक वर्ब आ गई है, तो इसके बाद हो सकता है आपको एक और फ्रेज दिखाई दे। तो देखो यहां ए लिखा है और यहां लिखा है सेंट, तो यानी ये दो वर्ड हैं, तो इसको भी क्या बोला जा सकता है, ये भी एक फ्रेज है, ये दोनों मिलकर के भी एक फ्रेज बना रहे हैं। फिर लिखा है देखो विद बेमिंग फेस, तो यहां पे विद एक प्रेपोजिशन है, फेस नाउन है, तो यहां से लेके यहां तक हमारा एक और फ्रेज तैयार हो गया। तो इस सेंटेंस के अंदर कितनी फ्रेजेस दिखाई दी आपको, इस सेंटेंस के अंदर 4 फ्रेज होती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस के पार्ट को ही क्या बोला जाता है, फ्रेज। लेकिन इसमें ध्यान रखें वर्ब नहीं होती है, इसके अंदर वर्ब नहीं होगी, अगर वर्ब होगी तो कुछ और बन जाएगा, वर्ब ना होने के कारण इसको सिर्फ क्या बोला जा सकता है, ये फ्रेज है। ओके डियर, आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो कि किसको फ्रेज बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। अब एक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो होगा क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्लोज। अच्छा, क्लोज को हिंदी में क्या बोलते थे हम लोग, हिंदी में इसको बोलते थे उपवाक्य। उपवाक्य, तो देखो नाम में ही छिपा हुआ है उपवाक्य, तो हो सकता है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा हो। तो उपवाक्य भी क्या होता है, एक सेंटेंस की तरह दिखेगा आपको, या हो सकता है एक सेंटेंस का क्या हो, हिस्सा हो। अब यहां पे आके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर क्लोज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने बोला ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश है, तो इसमें जो जो आपके डाउट्स हैं आपने जरूर देखा होगा, आपको लगता है कभी फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। मुझे लगता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड सेंटेंस। और अगर आप फ्रेज को भी इससे जोड़ोगे तो आपको फ्रेज का भी अंतर दिखाई देगा। तो देखो क्लोज क्या होता है, तो इसको बोलते थे उपवाक्य, लेकिन हमें इसका डेफिनेशन देना है, तो इसका डेफिनेशन क्या दिया जाएगा, तो इसका डेफिनेशन दिया जाएगा अ ग्रुप ऑफ, इसको बोला जाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स का ग्रुप तो ये भी होगा, इसमें भी वर्ड्स ज्यादा होंगे, तो वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट मे और मे नॉट, may or may not have complete sense और मीनिंग। सेंस और मीनिंग, कंप्लीट सेंस का मतलब होता है, कंप्लीट सेंस का मतलब मेरा यहां से है कि जो आप थॉट किसी को बताओगे वो थॉट आपको समझ में आ जाएगा, तो कंप्लीट सेंस और मीनिंग, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा शब्दों का समूह, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे और मे नॉट, ध्यान रखिए इस बात पे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस होगा, तो उसका कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और कंप्लीट सेंस नहीं भी हो सकता है। जो मैं आपको थॉट बोलूंगा हो सकता है आपको समझ में आ जाए या हो सकता है ना समझ में आए। तो जब ऐसा कंफ्यूजन होता है कि किसी थॉट को जो मैंने लिखा है, जो मैंने वाक्य लिखा है, और आपको वो समझ में आता है या नहीं आता है, तो मे और मे नॉट ये दोनों किस में फंक्शन किए जा सकते हैं, क्लोज के फंक्शन किए जा सकते हैं। तो क्लोज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं आपके लिए एक सेंटेंस, जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं कि शी इज प्लेइंग चेस। इस तरह से मैंने आपके लिए एक सेंटेंस ले लिया। सर आप तो इसको सेंटेंस बोल रहे हो, देखो हम लोग इसको बोलते तो सेंटेंस ही है, लेकिन आप समझो क्या सच में ये सेंटेंस होता है?
इसी चीज का जवाब के लिए तो आप सीख रहे हो। देखो शी इज प्लेइंग चेस, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं इसके अंदर, और साथ साथ क्या इसका पूरा सेंस बन रहा है? क्या मेरा जो थॉट लिखा है आपको समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे यस सर, हमें इसका समझ में आ रहा है कि आप बोलना चाह रहे हो शी इज प्लेइंग चेस, कि वह चेस खेल रही है, वह लड़की चेस खेल रही है। तो इसका मीनिंग प्रॉपर आ रहा है। जब प्रॉपर मीनिंग आ गया तो इसका मतलब है कि क्लोज का प्रॉपर मीनिंग आ सकता है और कभी कभी नहीं भी आएगा, यह भी ध्यान रखना। और आपकी नॉलेज के हिसाब से ये सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको क्या बोल दिया है? मैंने तो इसको क्लोज बोल दिया है। तो आप ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप आगे जाके इसको हो सकता है सेंटेंस बोलो, लेकिन अभी के लिए हम इसको क्या बोलेंगे? अभी के लिए हम इसको बोलेंगे कि यह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका प्रॉपर मीनिंग आ रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं यह एक क्लोज है। तो आपको जो है सर फिर सेंटेंस और क्लोज में क्या अंतर होगा? तो ध्यान देना, यहां से एक पॉइंट आपको कैच करना है जो मैं लिखूंगा। देखो एक ऐसा पॉइंट होता है जो ग्रामेरियंस बुक में लिखते हैं, जिन्होंने ग्रामर के रूल्स बनाए हैं, वो क्या करते हैं? क्लोज के अंदर एक ऐसा पॉइंट लिखते हैं जिससे इसको सेंटेंस से बिल्कुल अलग बना देता है। जैसे देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट इसी के अंदर एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि इसके अंदर क्या पॉइंट होता है, तो अलग से आप हाईलाइट करेंगे। तो देखिए आप ध्यान दें कि जो भी हमारा क्लोज होता है तो उसका एक और रूल ये है कि इट हैज अ फाइनाइट वर्ब। इसके अंदर क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब बच्चे कह रहे सर फाइनाइट वर्ब क्या होता है? देखो फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊं, हालांकि आगे की क्लासेस में तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मुझे आपको अभी सिखाना है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जितने भी आप टेंस पढ़ते थे, आप कितने टेंस पढ़ते थे? आपने 12 टेंस पढ़े होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते थे, तो 12 टेंस पढ़े होंगे और आपने 13 मोडाल्स पढ़े होंगे। तो कह सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होती है ना, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है, फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो कि टेंस और मोडाल्स की वर्ब होती है, टेंस और मॉडल्स की वर्ब होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेंस और मॉडल्स की वर्ब को ही क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। यानी जिस सेंटेंस में कोई टेंस का रूल लगा हुआ है, चाहे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, चाहे इज एम आर के साथ आईएनजी लगा हुआ है, चाहे कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओ, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो अगर कोई टेंस का रूल लगा हुआ है उस वाली वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे कि यहां पे देखिए इज प्लेइंग लिखा हुआ है, तो ये इज प्लेइंग जो लिखा हुआ है ये क्या है? एक फाइनाइट वर्ब मानी जाएगी इसके अंदर, क्योंकि टेंस का रूल देख पा रहे हो आप। ऐसे अगर मैं लिखना चाहूं कि आई हैव डन माई जॉब, आई हैव डन माई जॉब। तो स्टूडेंट देखिए इसमें भी आप देख पाओगे कि मैंने फाइनाइट वर्ब का यूज किया है। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है टेंस की वर्ब, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव प्लस वर्ब थर्ड की कौन सा टेंस होता है बताओ जरा, इसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि कौन सा टेंस होता है। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म को कौन सा टेंस बोलते थे? कोई ना कोई टेंस होता था ना, हाँ, इसको बोलते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको क्या बोलते थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इज प्लेइंग, हैव प्लस थर्ड फॉर्म या कोई मोडाल यूज कर लीजिए। तो 12 के 12 टेंस का रूल और 13 जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे मॉडल्स के रूल, ये सब के सब क्या माने जाते हैं? इनको बोला जाता है फाइनाइट वर्ब। जैसे मैं लिखना चाहूं आपके लिए कि यू शुड हेल्प द पुअर। आप लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो आप देखो ये शुड क्या है? एक मोडाल है। मोडाल के बाद आने वाली फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, लास्ट क्लास में बताया गया था आपको। तो आप देखो शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें मोडाल का रूल लग गया। तो जो मोडाल का रूल लग गया तो ये भी क्या बन जाएगी हमारी? इसको भी बोला जाएगा फाइनाइट वर्ब। तो इज प्लेइंग, हैव डन, शुड हेल्प, तो ये सब कोई ना कोई टेंस मोडाल्स के रूल बना रहे हैं, दैट्स वाई इन्हें बोला है फाइनाइट वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें
कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ, याद रखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि इट हैज अ फाइनाइट वर्ब, इसके अंदर क्या होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि सर फ्रेज भी तो यही होगा। अरे फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती है, फ्रेज के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्लोज, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है, फाइनाइट वर्ब। देखो ये तीनों के तीनों को क्या बोला जा सकता है, फाइनाइट वर्ब। अच्छा, इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आप देखोगे तो तीनों का कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, क्योंकि तीनों में आपको मेरा थॉट समझ में आ रहा होगा बड़े ध्यान से। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर का मतलब आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो मेरा थॉट आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये क्या है, एक क्लोज है, इसको क्लोज बोला जाएगा। अब बच्चे कह रहे सर कंप्लीट मीनिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन आपने तो ये भी लिखा है कि मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग। कभी कभी तो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है उसका एग्जांपल दो अब आप हमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने कभी कभी ऐसे सेंटेंस को डील किया होगा कि आप लोग जैसे लिखते थे इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, और मैं इतना लिखूं और उसके बाद चुप हो जाऊं, कुछ ना लिखूं, इसका मीनिंग बताना आपको लोग क्या बोलोगे, आपको लगेगा इसका मीनिंग है इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, और उसके बाद मैं चुप हो जाऊं। आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं कुछ और बोलना चाह रहा था? हाँ बिल्कुल, ये इनकंप्लीट सा सेंस दे रहा है। और आप देखना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो इसमें भी है, और इसमें भी देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म, जिसको बोलते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वर्ब तो इसके अंदर भी है फाइनाइट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, बस फर्क क्या है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूं इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, उसके बाद कुछ तो बोलना चाहिए ना मुझे, इनकंप्लीट सा लग रहा है। जैसे मैं बोलूं अगर आप मुझे मार्केट में मिलते ना, और उसके बाद मैं चुप हो जाऊं, आपको लगेगा आप कुछ बोलना चाह रहे थे। और अगर आपने मुझे कॉल किया होता, उसके बाद मैं चुप हो जाऊं, कुछ ना बोलूं, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस जो थोड़ा सा इनकंप्लीट सा लगे, इनकंप्लीट सा सेंस आता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मे और मे नॉट हैव कंप्लीट सेंस। हो सकता है कंप्लीट सेंस हो सकता है कंप्लीट सेंस ना हो। जैसे मैं एक और एक एग्जांपल लिखूं कि व्हेन यू कॉल मी, व्हेन यू कॉल मी, और उसके बाद मैं कुछ ना लिखूं, आपको नहीं लगेगा कि व्हेन यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल करोगे, उसके बाद कुछ तो बोलना चाह रहा था मैं। तो कहने का मतलब देखो वर्ब तो इसके अंदर भी है, वर्ब है इसके अंदर, लेकिन दोनों में कंप्लीट सेंस नहीं आता, कंप्लीट मीनिंग नहीं बन पा रहा है, इसी वजह से इसको भी क्या बोला जाएगा, क्लोज। यानी इसमें कंप्लीट मीनिंग बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही एक क्लोज का डेफिनेशन होता है। तो जिनको आप सेंटेंस बोलते थे, आगे से ध्यान रखना, वो क्लोज भी है। ठीक है, चाहे कंप्लीट मीनिंग के साथ आए, चाहे इनकंप्लीट मीनिंग के साथ आए, उनको क्लोज बोला जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो जैसे फ्रेज पढ़ा, क्लोज पढ़ा, और अब हम सबसे बड़ा यूनिट पढ़ेंगे, जो कि सबसे बड़ा यूनिट है, उसको बोलते हैं सेंटेंस। तो नेक्स्ट यूनिट होता है जिसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस का डेफिनेशन चाहिए पहले। तो डेफिनेशन तो देखो बहुत सारी हम लिख सकते हैं, और एक्सेप्शन भी बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन हमें बड़ा सिंपलेस्ट सा मीनिंग चाहिए, सो दैट कि आपको एक मोटिव मिले कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने स्टेप्स होते हैं, कितनी यूनिट्स बनती है, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें। तो देखो जरा, सेंटेंस का मतलब क्या है? तो सेंटेंस को बोलते थे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट has या that always have sorry wait eraser रुको। a group of words that always has, जिसका हमेशा से क्या रहेगा। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज हैज कंप्लीट सेंस और मीनिंग, यानी जिसका कंप्लीट सेंस हमेशा रहेगा, इसमें इनकंप्लीट वाला कोई सेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें इनकंप्लीट वाला कोई सेक्शन नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज हैज कंप्लीट सेंस, जिसका हमेशा ही प्रॉपर सेंस बनता है, पूरा सेंस बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आपके मन में एक डाउट और भी तो आ सकता है ना कि क्लोज के अंदर भी तो कंप्लीट सेंस आता था, इसके अंदर भी कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? तो ध्यान दें, जैसे उसमें एक अलग पॉइंट लिखा था ना, तो ऐसे ही इसमें भी एक अलग पॉइंट हाईलाइट करेंगे हम। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि इसके साथ एक पॉइंट ये होता है कि इट हैज वन और more than one, it has one or more than one finite verb, जिसको हमने टेंस और मॉडल की वर्ब बोला था, फाइनाइट वर्ब। तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखें, एक वर्ब तो हो ही सकती है फाइनाइट, पर एक से ज्यादा भी हो सकती है। जबकि क्लोज के अंदर कितना लिखा था आपने? क्लोज के अंदर एक वर्ब होती है। देखो, अगर एक से कम वर्ब है तो सोचो वो तो फ्रेज बन गई, और एक वर्ब है तो क्या बन गया? एक वर्ब है तो क्लोज बन गया। और एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा क्या बन जाता है? आपका सेंटेंस। इसीलिए बोला जाता है सेंटेंस एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे की चीजें समझते हैं। देखो, अब ध्यान से देखना एक स्टेप। इसमें लिखा है कि एक वर्ब होती है, सेंटेंस में भी लिखा है कि एक वर्ब तो हो ही सकती है, पर एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो आप जिसको सेंटेंस बोल रहे थे, क्या ये सेंटेंस है कि क्लोज है? आप समझना। देखो, इसमें क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब है तो यही क्लोज की डेफिनेशन है, और सेंटेंस में भी यही बोला है मैंने, एक वर्ब तो हो सकती है ना। तो इस जगह पे आप इसको सेंटेंस भी बोल सकते हो, आप इसको क्लोज भी बोल सकते हो, दोनों बोला जा सकता है। तो ये क्लोज भी है और सेंटेंस भी है। ये तीनों के तीनों जो मैंने लिखे हैं, इन सबको मैं सेंटेंस भी बोल सकता हूं, इन सबको मैं क्लोज भी बोल सकता हूं, क्योंकि एक वर्ब तो दोनों में कॉमन होती है। हां, अगर इसमें एक नहीं होती वर्ब तो ये फ्रेज बन जाता। एक से ज्यादा वर्ब डालोगे टेंस की तो डेफिनेटली वो सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको देखो अब, इफ यू वर्क हार्ड, क्या इसका प्रॉपर मीनिंग आया? नहीं, हम इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि सेंटेंस कहता है इट ऑलवेज है, उसका हमेशा ही क्या होता है? कंप्लीट सेंस होता है, पूरा थॉट समझ में आना चाहिए। दैट्स वाई हम इसको क्या नहीं बोल सकते? हम इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते, इसको क्या बोला जाएगा? क्लोज बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसी चीज को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको, शायद और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। देखो, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे लिखना है आपके लिए, I was teaching the students while they were operating the mobiles। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। तो इसमें ना हमने अलग अलग, देखो इसमें कंजंक्शन भी यूज की गई है, एक कंजंक्शन भी इसमें यूज की गई है और एक कंजंक्शन इसमें यूज की गई है व्हाइल। दो अलग अलग थॉट है इसमें, दो अलग अलग थॉट का मतलब है आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये अलग थॉट है, और उसके बाद है कि दे वर ऑपरेटिंग द मोबाइल्स, ये अलग थॉट है। तो दोनों थॉट अलग अलग है तो, और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों सेंटेंस को व्हाइल कर रहा है। तो मुझे बताइए कि अगर मैं पूछूं यहां आई से लेके इस स्टूडेंट्स तक, तो ये सेंटेंस माना जाएगा कि ये क्लोज माना जाएगा? तो आप स्टूडेंट बताना कमेंट सेक्शन में, यहां से लेके वहां तक क्या माना जाएगा? तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब होने के कारण इसको बोलेंगे क्लोज। ये एक क्लोज हुई, फिर उसके बाद दूसरा थॉट मेरा क्या लिखा हुआ है? दे वर ऑपरेटिंग। तो इसके अंदर नया टेंस का रूल लग गया, अब नया थॉट आ गया, तो इसके अंदर एक और वर्ब आई है, तो अब कितनी क्लोज हो गई? दो। यानी यहां से लेके यहां तक एक क्लोज और यहां से लेके यहां तक दूसरी क्लोज। तो इसके अंदर कितनी क्लोज मानी जाएगी? दो, क्योंकि दो बार टेंस के रूल लगे हैं, मेरे दो अलग अलग थॉट हैं, तो दो क्लोज। एक और कंजंक्शन लगाओ, एक और सेंटेंस का पार्ट जोड़ दो, फिर कितनी क्लोज बन जाएगी? तीन। जितनी वर्ब आती रहेगी, जितने थॉट आते रहेंगे, उतनी क्लोज बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं सेंटेंस कितने हैं, तो डेफिनेटली इसमें सेंटेंस कितने माने जाएंगे? एक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां से लेके लास्ट तक
यहां से लेके यहां तक एक बहुत बड़ा लेवल है जिसको बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस बड़ा यूनिट होता है सबसे, इसीलिए। और आपने डेफिनेशन में पढ़ा है ना कि एक वर्ब तो हो ही सकती है फाइनाइट, पर एक से ज्यादा भी हो सकती है, इसीलिए एक से ज्यादा वर्ब है। दैट्स वाई इसको एक बड़ा सेंटेंस बोलेंगे जिसके अंदर दो पार्ट दिख रहे होंगे। दैट्स वाई आप ध्यान दो कि क्लोज को बोलते थे उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब देखो एक बड़े से सेंटेंस के दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, एक पार्ट है ये, एक पार्ट है वो, तो इसको बोलेंगे यह बहुत बड़ा डबल थॉट वाला एक सेंटेंस है जिसके अंदर क्लोज दो दिए, एक क्लोज और दूसरी क्लोज। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं कि सिंगल सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई सिंगल सेंटेंस लिखा हुआ है, तो सिंगल सेंटेंस में अगर मैं लिख दूं इस तरह से कि शी इज स्पीकिंग फ्रेंच। ध्यान से देखिए, तो अगर मैं बोलता हूं शी इज स्पीकिंग फ्रेंच, तो इसमें कितने थॉट नजर आए आपको? एक थॉट। कितने टेंस का रूल लगे हुए हैं? एक टेंस का रूल लगा हुआ है, तो एक टेंस का रूल लगा हुआ है, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस भी माना जाएगा और इसको हम क्लोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर एक वर्ब तो होती है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं सेंटेंस को, जैसे ये तो दोनों हो गया, कॉमन है, यानी इसको चाहे आप क्लोज बोल दो चाहे इसको सेंटेंस बोल दो। लेकिन अगर मैं इस तरह से बोल दूं कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे या करते हो, कॉमा, यू कैन क्रैक द एग्जाम। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार कभी नहीं होती है, तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। आप ध्यान दें इस बात को, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने थॉट नजर आए? एक तो है कि अगर आप मेहनत करोगे, फिर दूसरा लिखा है कि यू कैन क्रैक द एग्जाम, तो इसमें दो रूल लगे हुए हैं, एक लगा है फर्स्ट फॉर्म का, एक लगा है कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का। तो दो रूल, मेरे दो थॉट नजर आए आपको, एक कंडीशन है और दूसरा रिजल्ट है। ये कंडीशन पूरी करोगे तो ये रिजल्ट निकाल देगा, तो ये दो थॉट हैं। इसका मतलब यहां से लेके लास्ट तक कितने सेंटेंस माने जाएंगे? एक। लेकिन क्लोज कितनी मानी जाएगी? दो, क्योंकि एक वर्ब का मतलब एक क्लोज, दूसरी वर्ब का मतलब दो क्लोज। तो एक बड़ा सा सेंटेंस है जिसके कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको? दो पार्ट। तो ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से सेंटेंस को हम पहचान लेते हैं। तो आई होप अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड सेंटेंस। क्लोज का मतलब एक वर्ब, सेंटेंस का मतलब एक तो हो ही सकती है पर एक से ज्यादा भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्योंकि ये लास्ट लेवल था सेंटेंस का, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था वो साउंड से स्टार्ट किया था और साउंड से लेके हम सेंटेंस तक पहुंच गए। ये सारे लेवल्स आपको धीरे धीरे समझने चाहिए एज अ स्टूडेंट। अब क्योंकि आपने जो वर्ड्स पढ़े, तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये सब बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, वो सारे के सारे आपको तैयार करने हैं। आपने देखा होगा जो भी आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक पढ़ते होगे तो उसमें वही टॉपिक के नाम लिखे होते हैं, उनको डिटेल में पढ़ना है आपको। ओके, लेकिन आप सोचो कि जो ये मैं सेंटेंस बना रहा हूं, क्या सेंटेंस के टॉपिक अलग होते हैं? वर्ड्स के टॉपिक तो हमने बता दिया आपको, वो 9 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं सेंटेंस के कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे, तो सेंटेंस के टॉपिक के लिए अब मैं लिखता हूं कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो सेंटेंस में पढ़ने हैं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस में कौन कौन से टॉपिक को आप पढ़ोगे, सो दैट कि आपको आइडिया कि आपका सिलेबस होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला टॉपिक, जैसे आपको लगता है कि आप जो भी सेंटेंस बना रहे हो उसमें कौन सा रूल लगा हुआ है, ये सारी बातें हम कौन से टॉपिक में सीखते हैं? टेंस। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होता है? टेंस। तो पूरी इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं? तो टेंस होते हैं 12 टेंस होते हैं। ओके स्टूडेंट, देन दूसरा टॉपिक क्या होता है? तो दूसरा टॉपिक होता है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स बोलो या मॉडल्स बोलो। ओके स्टूडेंट्स, ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं 13। फिर उसके बाद आप ध्यान देना कि आप टेंस और मोडाल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हुए इन्हीं के अंदर ना एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भी एग्जाम्स में काफी आते हैं।
तो कंडीशनल सेंटेंस से भी हमारे सेंटेंस को बड़ी हेल्प मिलती है कि हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाए। तो कंडीशनल टॉपिक होता है, ये एक टॉपिक का नाम है जिसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। टेंस पढ़ना है, मोडाल्स पढ़ना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बार किसमें पढ़ना होता है हमें, कंडीशनल में, जिसके टाइप होते हैं टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो की हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, सर ये क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो ध्यान देना कि क्वेश्चन टैग का मतलब होता है इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। वैसे तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन सेंटेंस में बना सकते हैं, वो टाइप्स के अंदर आ जाते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सेंटेंस दिखाना हो आपको, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर लिखना है शी वेंट टू कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, शी वेंट टू कॉलेज। अब आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में इसकी क्वेश्चन टैग बनानी है, ठीक है? आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और पॉज करने के बाद इसका कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन टैग बना सकते हो, क्योंकि मैं अब इसका आंसर बताऊंगा क्या होगा। देखो एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि शी वेंट टू कॉलेज, तो उसके बाद यहां पे लिखा जाता है wasn't, क्या लिखा जाएगा, wasn't she, और लास्ट में क्या लिख दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क, इस तरह से। और ये छोटे से क्वेश्चन को ही क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इसको कहां रखा जाता है, सेंटेंस के एंड में रखा जाता है। सर क्यों लिखते हैं इसको, फॉर कंफर्मिंग द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए कि वेदर इट इज यस और नो, सच में ही वो कॉलेज गई भी है कि नहीं गई है, हां या ना। हां और ना का रिप्लाई पूछने के लिए हम क्या छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, वो भी सेंटेंस के एंड में, उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब वो क्वेश्चन टैग गलत भी हो सकता है और वो क्वेश्चन टैग सही भी हो सकता है, जो कि एग्जामिनेशन में आपके सामने पूछा जाता है। खास करके ऐसे क्वेश्चंस को सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखो ये सही है कि गलत है, उसका हम बताते हैं आपको। देखो ये रूल होता है कि इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव। क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए हम यहां पर क्या लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनानी पड़ेगी। और सबसे खास बात होती है कि टेंस ऑफ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट के अंदर टेंस यूज किया है, वो क्वेश्चन टैग बराबर होना चाहिए। द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी सेम, दोनों सेम होने चाहिए। और आप ध्यान रखना, सेंस से काम नहीं चलता, टेंस सेम होना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है ये वेंट लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो का वेंट होता है, तो ये पास्ट है, तो वहां भी पास्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे काम नहीं चलता। टेंस सेम होना चाहिए। टेंस सेम करने के लिए क्या करोगे, गो का सेकंड फॉर्म क्या लिखा हुआ है, वेंट, और वेंट को याद करो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखते थे जब आप टेंस पढ़ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती थी डिड। तो आपको वोज नहीं लगाना है, डिड यूज करना है, तो डिड से बन जाएगा डिडंट शी, यही इसका सही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, और यही जो सब्जेक्ट है वही वहां पे दोबारा से लिखना था, इस तरह से। तो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो मैंने अब आपको बताया कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये सेंटेंस का ही पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ टेंस, ये टेंस का ही तो पार्ट होता है। तो टेंस पढ़ने हैं, मॉडल्स पढ़ने हैं, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन टैग पढ़नी है। और मत भूलो कि एसएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस का। ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है, आपने देखा होगा वॉइस पढ़ते थे आप, वॉइस के दो पार्ट होते थे। एक पार्ट होता था जिसको बोलते थे एक्टिव वॉइस, एक होता था एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या होता था आपका, पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव दो तरह की वॉइस होती थी, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। देखो ध्यान से सुनना कि एक्टिव और पैसिव, तो एग्जाम्स में क्या आता है कि अगर एक्टिव सेंटेंस है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव में बनाओ, और पैसिव है तो किस में बनाओ, एक्टिव में बनाओ। तो यही हम वॉइस के टॉपिक को लेकर, एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी एग्जाम में।
प्री में भी इसका क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन प्री में आते हैं और 3 से लेके 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, क्योंकि जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें 50 मार्क्स की इंग्लिश होगी, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन होगा वॉइस का, 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है नरेशन का हो। लेकिन जब आप मेंस देंगे, मेंस एग्जाम में देखोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन के लगभग 3 से लेके 5 क्वेश्चन, तो 3-3 नंबर के जो आपको दिखाई देते हैं, वो एक अच्छा खासा वेटेज हमें वॉइस से मिल जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में वॉइस आता ही है, जहां इंग्लिश का वेटेज ज्यादा होगा तो वहां वॉइस के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 5 आपको मैंने टॉपिक के नाम बताए जो कि सेंटेंस से बनते हैं, और एक लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं, यहीं पे लिख देते हैं लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता था, आप जिसको बोलते थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट सेंटेंस लिखा होता है तो क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करो, और इनडायरेक्ट है तो किस में करो, डायरेक्ट में करो। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, इसको ही बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और आप मत भूलो, जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते तो इसी को बोलते थे नरेशन। नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन्हीं के नाम होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरी इंग्लिश का बैलेंस बनाना, ये टॉपिक सिखाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी सेम वेटेज का होता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके प्री में आते हैं और लगभग 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक मेंस एग्जाम्स में आते हैं, जो कि अच्छा खासा वेटेज होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच और चेंज वॉइस, इन दोनों से एसएससी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये 6 टॉपिक हो गए, ये 6 के 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखो 6 टॉपिक ये हो गए, और कुछ हमने लास्ट, देखो ध्यान से, 6 ये हो गए, और आपने देखा पीछे की स्लाइड में, देखते हैं, ये देखिए, तो ये कुछ टॉपिक के नाम लिखे। तो वर्ड्स के टॉपिक ये सारे हैं, आप नोट कर सकते हो, ये सारे वर्ड्स के टॉपिक हैं, और वो जो हमने लिखे थे वो सारे सेंटेंस के टॉपिक थे। तो वर्ड्स और सेंटेंस यही एग्जाम में आपका आता है। ये लगभग 15 से 16 टॉपिक जो बनते हैं, इनको पूरी डिटेल में अच्छे से आपको सीखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आज की क्लास में हमने पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पढ़ लिया है, और आज इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, उनके क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम में किस तरह से आते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो डेफिनेटली और ज्यादा अच्छे से हम आपके लिए मेहनत करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।